मैं डॉक्टर पप्पूराम कोहली, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजेश पायलट, राजकीय महाविद्यालय लालसोट। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग अमेरिका राष्ट्रपति के निर्वाचन, उसका वेतन और उसके महाभियोग प्रक्रिया और उसे उत्तराधिकार के संबंध में चर्चा करेंगे। अमेरिका संविधान में राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 2 में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अमेरिका संघ की कार्यपालिका शक्ति एक राष्ट्रपति में निहित होगी। फिलाडेल्फिया सम्मेलन के सदस्य नागरिक अधिकारों तथा स्वतंत्रता और राज्यों की सत्ता को बनाए रखने के लिए बहुत अधिक इच्छुक थे और राष्ट्रपति पद को बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं बनाना देना चाहते थे। लेकिन संविधान लागू किए जाने के बाद से लेकर अब तक राष्ट्रपति की शक्ति में निरंतर वृद्धि होती रही है और स्लोसिंगर के शब्दों में कहा जा सकता है कि वाशिंगटन के समय से लेकर अब तक प्रत्येक राष्ट्रपति पदाधिकारी ने इसे अधिक शक्तिशाली बनाने में योग दिया है। आपके शब्दों में अमेरिका का राष्ट्रपति संसार में सबसे महान शासक हो गया है। मुनरो ने लिखा है कि अब तक एक लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति ने इतनी अधिक सत्ता का प्रयोग नहीं किया जितना कि अमेरिका राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं। संविधान के अनुच्छेद 2 की उपधारा 1 में राष्ट्रपति पद की योग्यताओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति पद के लिए वही व्यक्ति पात्र होगा। नंबर 1, संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्मजात नागरिक हो। नंबर 2, उसकी आयु 35 वर्ष से कम न हो। और नंबर 3, वह संयुक्त राज्य अमेरिका का कम से कम 14 वर्ष का निवासी रहा हो। अमेरिका राष्ट्रपति का वेतन। राष्ट्रपति के वेतन भत्ते निर्धारित करने का अधिकार कांग्रेस को प्राप्त है। वर्तमान में अमेरिका राष्ट्रपति को $4 लाख कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त उन्हें $50,000 सामान्य खर्च कोष के रूप में दिए जाते हैं। वेतन और $50,000 की राशि कर मुक्त नहीं है। यात्रा व्यय के रूप में राष्ट्रपति प्रतिवर्ष अधिकतम $1 लाख खर्च कर सकते हैं। यह राशि आयकर से मुक्त है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति को अपने पद के सम्मान के अनुदान अनेक सुविधाएं भी प्राप्त हैं, जिसमें निजी हवाई जहाज़ और छोटे से समुद्री जहाज़ की सुविधा भी सम्मिलित है। राष्ट्रपति के निवास स्थान व्हाइट हाउस के खर्च हेतु बजट में अलग से प्रावधान किया गया है। उन्मुक्तियाँ। राष्ट्रपति को किसी अपराध के आरोप में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। उसके विरुद्ध परमादेश या आदेश भी जारी नहीं किए जा सकते हैं। उसे किसी न्यायालय में साक्षी या प्रतिवादी के रूप में उपस्थित होने के आदेश नहीं दिए जा सकते। केवल सीनेट में उसे महाभियोग के समय बुलाया जा सकता है। कार्यकाल। संविधान के अनुच्छेद 2 की उपधारा 1 में निश्चित किया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होगा तथा पुनः निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। 22वें संविधान संशोधन के अनुसार एक ही व्यक्ति तीसरी बार राष्ट्रपति पद पर नहीं चुना जा सकता। राष्ट्रपति का निर्वाचन। अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। निर्वाचक मंडल प्रतिनिधि सभा के 435 सदस्य तथा सीनेट के 100 सदस्य। इसके अलावा 23वें संविधान संशोधन द्वारा कोलंबिया जिले को भी निर्वाचक मंडल के 3 सदस्य चुनने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार वर्तमान समय में निर्वाचक मंडल के सदस्य 538 हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में अपनाई जाने वाली पद्धति के प्रमुखतः 5 चरण हैं, जिनका उल्लेख इस प्रकार है। नंबर 1, उम्मीदवारों का मनोनयन। राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रथम चरण देश के विविध राजनीतिक दलों के द्वारा राष्ट्रपति के उम्मीदवारों का मनोनयन है। 1840 से रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों का मनोनयन विविध राजनीतिक दलों के अखिल देशीय सम्मेलनों द्वारा किया जाने लगा। प्रत्येक दल की राष्ट्रीय समिति अपने अपने दल के सम्मेलन के लिए समय और स्थान का निर्धारण करती और प्रारंभिक व्यवस्था करती हैं।
प्रत्येक दल के राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए प्रतिनिधि विभिन्न उपायों के द्वारा चुने जाते हैं, कुछ प्रारंभिक क्षेत्रों से, कुछ राज्य सम्मेलनों से और कुछ केंद्रीय समितियों द्वारा। इन प्रतिनिधियों की संख्या सामान्यतया 1500 और 3000 के बीच होती है। चुनाव वर्ष के जुलाई या अगस्त के महीने में एक बड़े हाल में सम्मेलन होता है। सम्मेलन में ही दल के प्रमुख नेतागण परस्पर सौदेबाजी करते हैं। दल के उम्मीदवार चुने जाने के लिए यह आवश्यक है कि वह प्रतिनिधियों के मतों का पूर्ण बहुमत प्राप्त करे। मतदान की प्रक्रिया किसी उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत प्राप्त होने तक जारी रहती है। कई बार मतदान के अनेक दौर होते हैं। नंबर 2, चुनाव अभियान। सम्मेलन समाप्त होने के पूर्व उपराष्ट्रपति पद के लिए मनोनीत उम्मीदवार के द्वारा दल की एक राष्ट्रीय समिति चुनी जाती है। यह समिति अपना एक प्रधान और कोषाध्यक्ष चुनती है। यह समिति अपने दल के उम्मीदवारों के परामर्श में राज्यों में अपने दल के उम्मीदवारों के पक्ष में तीव्र अभियान चलाती है। चुनाव कानून के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव अभियान पर अधिकतम खर्च $30,000 ही हो सकते हैं, परंतु इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। चुनाव अभियान के प्रमुख साधन टेलीविज़न, रेडियो, ट्रेन, समाचार पत्र और अपने उम्मीदवारों के पक्ष में विविध प्रकार के साहित्य का प्रकाशन है। नंबर 3, निर्वाचक मंडल का चुनाव। 23वें संविधान संशोधन से अब निर्वाचक मंडल के सदस्यों की संख्या 538 हो गई है। निर्वाचन मंडल का चुनाव लीप वर्ष या चुनाव वर्ष के नवंबर के महीने के पहले मंगलवार को या सरकार द्वारा निर्धारित अन्य किसी तिथि को होता है। दोनों दलों द्वारा निर्वाचक मंडल के लिए अपने उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं। निर्वाचक मंडल के इन उम्मीदवारों को शपथ लेनी होती है कि चुने जाने पर वे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपने ही दल के उम्मीदवारों को मत देंगे। राज्यों के निर्वाचक मंडल के सदस्यों का चुनाव सूची प्रणाली के आधार पर होता है, अर्थात मत किसी उम्मीदवार के लिए नहीं वरन दल की सूची के पक्ष में डाले जाते हैं। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता निर्वाचक मंडल का चुनाव लड़ते हैं। ज़्यादातर राज्यों में जिला या राज्य स्तरीय पार्टी सम्मेलनों में निर्वाचक मंडल के उम्मीदवारों का मनोनयन होता है। मतदान के एक दिन पूर्व राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मतदाताओं से रेडियो तथा टेलीविज़न पर अंतिम अपील करते हैं। निर्वाचक मंडल के सदस्यों का चुनाव व्यक्तिगत न होकर सामूहिक होता है, अर्थात जिस दल को किसी राज्य में मतदाताओं का बहुमत प्राप्त होता है उसी दल के सब उम्मीदवार राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य चुने जाते हैं। नंबर 4, निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव। निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव मात्र एक औपचारिकता है, क्योंकि आग और रेखे शब्दों में निर्वाचक मंडल के सदस्य अपने राजनीतिक दल की रिकॉर्डिंग मशीन मात्र होते हैं। निर्वाचक मंडल के सदस्य लोकप्रिय मतों का आदर करते हुए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपने ही दल के उम्मीदवारों के पक्ष में मत देने के लिए स्वतंत्र हैं। अमेरिका के इतिहास में ऐसा अनेक बार हुआ है कि किसी राजनीतिक दल के निर्वाचक मंडल के सदस्यों ने किसी अन्य दल के उम्मीदवार को अपना मत दिया। बुधवार को निर्वाचक मंडल के सदस्य अपने अपने राज्यों की राजधानियों में एकत्रित होते हैं और राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद के लिए विभिन्न उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करते हैं। मतों की गणना की जाती है और प्रमाणीकृत करने के बाद सीनेट के अध्यक्ष के पास भेज दिया जाता है। सीनेट का अध्यक्ष कांग्रेस के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मतों की गणना करता है और कानूनी तौर पर जीतने वाले व्यक्ति की घोषणा करता है। राष्ट्रपति पद के दो उम्मीदवारों को बराबर मत प्राप्त हों अथवा किसी को भी मतदाताओं का पूर्ण या निरपेक्ष बहुमत प्राप्त न हो तो प्रतिनिधि सभा सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले प्रथम 3 उम्मीदवारों में से किसी एक को राष्ट्रपति निर्वाचित कर सकती है। प्रतिनिधि सभा जब इस प्रकार राष्ट्रपति को निर्वाचित करती है तब प्रतिनिधि सभा में
प्रत्येक राज्य का केवल एक मत होता है। प्रत्येक राज्य के सदस्य बहुमत से निर्णय करते हैं कि उनके राज्य का मत किस उम्मीदवार के पक्ष में दिया जाए। यदि किसी राज्य के प्रतिनिधि समान रूप से इस विषय पर बढ़ जाएं तो उनका मत गिना ही नहीं जाता। नंबर 5, नवीन राष्ट्रपति का पद ग्रहण। 20वीं संविधान संशोधन 1933 के अनुसार राष्ट्रपति 4 मार्च के बजाय 20 जनवरी को अपना पद ग्रहण करता है। इस संशोधन में यह भी निश्चित किया गया है कि यदि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति की अपने पद पर आसीन होने से पूर्व मृत्यु हो जाती है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएगा। पद ग्रहण के समय राष्ट्रपति को शपथ लेनी होती है, जो उसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलवाई जाती है। शपथ इस प्रकार है: मैं गंभीरतापूर्वक शपथ लेता हूँ कि अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर निष्ठापूर्वक कार्य करूँगा और अपनी योग्यता पर अमेरिका के संविधान का संरक्षण और प्रतिरक्षण करेगा। राष्ट्रपति पद की पदच्युति, महाभियोग की प्रक्रिया। अमेरिका संविधान के अनुच्छेद 2 की उपधारा 4 के अनुसार राष्ट्रपति को केवल महाभियोग के आधार पर ही पदच्युत किया जा सकता है और महाभियोग देशद्रोह, भ्रष्टाचार या अन्य किसी और अपराध या कदाचार के आधार पर ही चलाया जा सकता है। महाभियोग की यह पद्धति यह है कि प्रतिनिधि सभा का कोई एक या कुछ सदस्य राष्ट्रपति के विरुद्ध उपरोक्त आधार पर आरोप लगा सकते हैं। इसके बाद से आरोप किसी न्यायिक समिति या विशेष जांच समिति को दे दिए जाते हैं। जांच समिति द्वारा प्रतिवेदन दिए जाने पर यदि प्रतिनिधि सभा आवश्यक समझे तो वह एक प्रस्ताव तैयार करती है जिसमें राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों का उल्लेख किया जाता है और प्रतिनिधि सभा को यह प्रस्ताव अपने बहुमत से पारित करना होता है। इस आरोप पत्र की एक प्रति सूचनार्थ राष्ट्रपति को भेजी जाती है। इसके पश्चात यह प्रस्ताव सीनेट के पास भेजा जाता है। सीनेट निश्चित तिथि को इस आरोप की जांच हेतु एक न्यायालय के रूप में बैठती है और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इस बैठक की अध्यक्षता करता है। प्रतिनिधि सभा की ओर से भेजा गया प्रतिनिधि सीनेट के आरोपों के बारे में पूरी जानकारी देता है। राष्ट्रपति को अपने बचाव हेतु स्वयं उपस्थित होने या अपने प्रतिनिधियों और वकीलों को भेजने का अधिकार होता है। यदि पूरी छानबीन के बाद सीनेट अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाए गए आरोप ठीक हैं तो उसे पदच्युत कर दिया जाता है और पदच्युति के बाद उसके विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा चलाया जा सकता है। 1867 में राष्ट्रपति एंड्रयू जॉनसन के विरुद्ध महाभियोग लगाया गया था, लेकिन सीनेट में इस प्रस्ताव को बहुमत प्राप्त होने में एक मत की कमी रह गई और राष्ट्रपति को पद से हटाया नहीं जा सका। अमेरिका इतिहास में दूसरी बार इस प्रकार की स्थिति 1974 में उत्पन्न हुई। 28 जुलाई 1974 को प्रतिनिधि सभा की न्यायिक समिति ने प्रतिनिधि सभा से सिफारिश की कि राष्ट्रपति निक्सन के विरुद्ध वाटरगेट कांड के आधार पर महाभियोग चलाया जाए, लेकिन महाभियोग की कार्रवाई प्रारंभ होने से पूर्व 6 अगस्त 1974 को निक्सन के द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे दिया गया। 1998-99 में राष्ट्रपति क्लिंटन के आचरण को लेकर इस प्रकार की मांग उठी थी, लेकिन क्लिंटन के माफ़ी मांगने पर इस मांग ने अपनी शक्ति खो दी। राष्ट्रपति पद के लिए उत्तराधिकार। संविधान के अनुच्छेद 2 की उपधारा 1 द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग या अन्य किसी कारण राष्ट्रपति पद की सभी शक्तियां और कर्तव्य उत्तराधिकार के रूप में उपराष्ट्रपति के पास जाएगी। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो जाएं, तो कांग्रेस निर्णय करेगी कि कौन अधिकारी राष्ट्रपति पद पर कार्य ग्रहण करेगा। 1947 में कांग्रेस ने राष्ट्रपति उत्तराधिकारी कानून पारित कर स्थिति में परिवर्तन किया, जिसके अनुसार राष्ट्रपति पद में स्थायी रिक्तता होने पर उपराष्ट्रपति शेष अवधि के लिए राष्ट्रपति बन जाता है। यदि
किसी कारण से उपराष्ट्रपति भी इस पद के लिए उपलब्ध न हो तो प्रतिनिधि सभा का स्पीकर, सीनेट का स्थायी अध्यक्ष, राज्य सचिव, वित्त सचिव, युद्ध सचिव आदि क्रमशः इस पद को धारण करेंगे। अब तक सदैव ही जब कभी राष्ट्रपति पद रिक्त हुआ तो उपराष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति पद धारण किया गया और इस प्रकार की प्रत्येक स्थिति में उपराष्ट्रपति पद रिक्त हो रहा। ऐसा अब तक 16 बार हुआ। इस स्थिति को संविधान के 25वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा दूर किया गया है। संविधान के प्रथम भाग में उल्लिखित है कि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा पदच्युति पर राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएगा। संशोधन के दूसरे भाग में उल्लेख है कि जब कभी उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तो राष्ट्रपति एक उपराष्ट्रपति को नामजद करेगा जो कांग्रेस के दोनों सदनों द्वारा पुष्ट किए जाने पर अपना पद ग्रहण करेगा। संविधान के इस संशोधन के अंतर्गत ही 1974 में जेराल्ड फोर्ड ने राष्ट्रपति पद और नेल्सन रॉकफेलर ने उपराष्ट्रपति पद ग्रहण किया।